गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो डिटेल में रहेगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के ऊपर, कि किस तरीके से हम लोग बैंक्स को बाइफरकेट करेंगे इंडिया में। ठीक है, हम लोग पूरी सिनेरियो देखेंगे कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रही है और क्या पास्ट में क्या था, वो सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं इजी वे में कि इंडिया में बैंक को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। इंडिया में बैंक को दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। पहला होता है आपका आरबीआई और दूसरा होता है आपका क्या, कॉमर्शियल बैंक। दूसरा आपका क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, आरबीआई को हम लोग एक और नाम से बोलेंगे जिसका नाम क्या होगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक एक तो हो गया आपका, एक तरफ सेंट्रल बैंक और दूसरा आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को एक और नाम से हम लोग क्या बोलेंगे, आरबीआई बोलेंगे। ठीक है, आरबीआई को हम लोग और भी कई नामों से बोलते हैं, जैसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अपेक्स बैंक एंड बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो ये सारे नाम, ये सारे टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि एक तो आपका क्या होगा, एक आपका होगा क्या आरबीआई और दूसरा आपका क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को हमेशा, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा इंडिया में, उसको हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिए। एक हो गया आपका क्या, सेंट्रल बैंक, जो कि अपन क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई, और एक आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अच्छा, कोई भी क्वेरी होने से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग जान सके कि किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व किया जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीआई के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, आरबीआई को जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अपेक्स बैंक, बैंकर्स बैंक। ठीक है, इन तीनों नाम से भी बुलाया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है देखते हैं। आरबीआई वर्क अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन रिटन अंडर आरबीआई एक्ट 1934। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये वाली चीज क्लियर की थी कि आरबीआई जो है कभी भी किसी और के कहने पे काम नहीं करता। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा लिखे हुए रहेंगे आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, सबको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस आखिर में लिखे कहाँ गए हैं, आरबीआई किसके थ्रू काम करता है। जैसे सपोज एक स्कूल होता है, स्कूल का हेड होता है उसका प्रिंसिपल सारी इंस्ट्रक्शंस देता है टीचर्स को और सबको कि उसे क्या करना है, उन्हें क्या फॉलो करना है। तो उसी तरीके से आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, क्या गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस देती है? तो जी नहीं, गवर्नमेंट हमेशा आरबीआई एक्ट 1934 में लिखे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है। ठीक है, आरबीआई क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और ऑटोनॉमस बॉडी होने के कारण आरबीआई उस हिसाब से काम करती है जो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा गया है। आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आरबीआई keep an eye on the working of all the commercial banks right now working in India। ये बहुत ही सही बात है, जिसे अपन को सबको पता है कि आरबीआई को अपन एक और नाम से क्या बोल सकते हैं, आरबीआई को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं सुपरवाइजरी बॉडी। अच्छा, आरबीआई को अब सुपरवाइजरी बॉडी क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों, आरबीआई को सुपरवाइजरी बॉडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फर्दर ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स राइट नाउ वर्किंग इन इंडिया, उसके ऊपर एक मॉनिटर करती है, उसके ऊपर अपना विजन रखती है, सुपरवाइज करती है कि वो लोग अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप लोग को ये भी पता होगा कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है टिल नाउ इन इंडिया, वो प्राइवेट हो या कुछ पब्लिक हो, जो भी हो, अगर वो बैंकिंग फॉर्मेट में है तो उसका लाइसेंस भी अगर ग्रांट करना होता है तो उसको आरबीआई को ही करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते, देखो क्या लिखा है। The main purpose of RBI is to do credit creation. To do what? क्रेडिट क्रिएशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैम ये क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज आरबीआई है, जैसे सपोज क्या है, आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई ने पैसा दिया
कॉमर्शियल बैंक को। आरबीआई ने पैसा दिया किसको? कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक ने वही पैसा फिर किसको दिया? पब्लिक को, एज अ लोन। ठीक है, पब्लिक को देने के बाद क्या हुआ? पब्लिक की परचेजिंग पावर, पब्लिक की क्या हो गई? परचेजिंग पावर बढ़ गई। पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से क्या हो गया? डिमांड बढ़ गई। मार्केट में क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने के कारण आपके कंट्री में क्या आ गया? आपकी कंट्री में आ गया इन्फ्लेशन। क्या आ गया? आपकी कंट्री में आ गया इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है कि जैसे इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, या मैं बोलूं कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन की स्थिति कब आएगी, महंगाई कब आएगी? जब आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसे देगा किसको? ज्यादा से ज्यादा पैसे देगा सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक आगे पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी लोन में। ठीक है, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से उनके जेबों में पैसा ज्यादा रहेगा, और जब हमारे पास पैसा ज्यादा होगा तो हम लोग डिमांड भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ठीक है, और जहां पर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तो प्राइजेस क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे। कहां पर? अपवर्ड डायरेक्शन में। प्राइजेस ज्यादा बढ़ेंगे उस प्रोडक्ट के, और आपके मार्केट में क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आई गेस आप लोगों को ये स्थिति समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये आरबीआई जो है क्रेडिट क्रिएशन का उसका मेन पर्पस होता है। क्रेडिट क्रिएशन, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में अगर यहाँ पर बोलना चाहूं कि क्रेडिट क्रिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एक सिंपल टर्म में, तो क्रेडिट क्रिएशन का असली मीनिंग होता है दोस्तों मनी की सप्लाई। क्या होता है? मनी की सप्लाई। क्रेडिट मतलब होता है मनी। क्रेडिट मतलब क्या होता है? मनी। जहां पर भी आप क्रेडिट नाम सुनो तो सोच लेना कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? पैसे के बारे में बात कर रहा है, मनी के सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। तो आरबीआई हमेशा मनी के सप्लाई पर क्या रखेगा? कंट्रोल रखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूड ऑल द पीएसयूज, प्राइवेट बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी किसकी? आरबीआई की। अब जो नेक्स्ट अपन लोग बात करने जाएंगे वो किसकी होगी? वो होगी अब अपने कॉमर्शियल बैंक्स की। किसकी? कॉमर्शियल बैंक्स की। तो देखो बात करते हैं अपन कॉमर्शियल बैंक की। तो कॉमर्शियल बैंक क्या बोलता है? पहली बात तो कॉमर्शियल बैंक के अंडर सारे बैंक्स आते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट हो गए, जितने भी आपके प्राइवेट हो गए, जितने भी आपके पब्लिक हो गए, जितने भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, जितने भी आपके आरआरबी हो गए, जितने भी आपके लोकल एरिया बैंक हो गए, जितने भी बैंक है सेंट्रल बैंक को छोड़कर, वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? वो सीधा सीधा कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल बैंक्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बताता है? कॉमर्शियल बैंक्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बताएगा? कभी भी कॉमर्शियल बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन ना तो गवर्नमेंट बताती है, ना तो आरबीआई बताती है। आरबीआई सिर्फ सुपरवाइज करने का काम करती है। तो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक्स को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा वो कौन बताएगा? वो कहाँ पर लिखे हुए होंगे? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ठीक है, सब लोगों को ध्यान रखना है। कॉमर्शियल बैंक्स वर्क अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस रिटन इन बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। तो आप लोगों को शायद ये बात समझ में आ गई होगी, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ पर लिखे हुए होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में। सबको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आज के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि आरबीआई उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती है। नहीं, आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई एक्ट 1934 में, और कॉमर्शियल बैंक्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, द मेन पर्पस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोल। द मेन पर्पस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज क्रेडिट कंट्रोल। तो अब देखो, आरबीआई का जो मेन पर्पस था वो क्रेडिट को क्या करना था? क्रेडिट को क्रिएट करने का था। किसका था? क्रेडिट को क्रिएट करने का था। अच्छा, एक बार फिर से लिख देते हैं। आरबीआई का जो हमारा मेन पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा? क्रेडिट को क्रिएट करने का, है ना, और
कॉमर्शियल बैंक का जो मेन पर्पस रहेगा वो रहेगा क्रेडिट को कंट्रोल करने का। अभी क्रेडिट को कंट्रोल करने का क्या मीनिंग है? आरबीआई ने मानो पैसा दे दिया किसको? आरबीआई ने मानो पैसा दे दिया आपको कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, आरबीआई ने पैसा दे दिया कॉमर्शियल बैंक्स को। वो पैसा किस तरीके से पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये किसके हाथ में होता है? कॉमर्शियल बैंक्स के हाथ में होता है। इसीलिए इसका मेन पर्पस अपन क्या बोलते हैं? इसका मेन पर्पस है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो दोनों बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि एक का काम है क्रेडिट को क्रिएट करने का और एक का काम है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोग को यहाँ पर बतानी है कि जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है इसका पहले नाम था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट का पहले नाम था, सॉरी, बैंकिंग कंपनीज एक्ट अमेंड होकर, बैंकिंग कंपनीज एक्ट अमेंड होकर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट हो गया। क्या हो गया? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। एक बार फिर से आप लोगों को दिखाते हैं, देखो, The commercial banks work according to the regulations written in Banking Regulations Act 1949. Banking Regulations Act का पहले ना जो नाम था, Banking Regulations Act का पहले जो नाम था वो था Banking Companies Act। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है कंपनी, ठीक है, ये कंपनी एक्चुअल में क्यों इसको चेंज किया गया रेगुलेशंस के साथ? इसको चेंज इसलिए किया गया, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब इंडिया में फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम बैंक कंपनी फॉर्मेट में थे। किसमें थे? बैंक सारे कंपनी फॉर्मेट में थे। और कंपनीज का मेन मोटिव आपका क्या होता है? कंपनीज का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बैंक का भी मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे इनका मोटिव वेलफेयर के लिए था कि हम लोग इंडिया की वल्नरेबल सोसाइटीज को क्या कर सके? वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने आरबीआई को बोला कि हम आपकी ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। तो आरबीआई को गुस्सा आ गया। आरबीआई ने बोला कि मैं हेड बैंक हूँ, अपेक्स बैंक हूँ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट हूँ और तुम मुझसे ही दादागिरी कर रहे हो। अगर तुम्हें इंडिया में बैंक का जॉब करना है, बैंक का क्राइटेरिया फॉर्मेशन करना है तो तुम्हें बैंकिंग कंपनीज एक्ट फॉलो करनी पड़ेगी। तो कॉमर्शियल बैंक्स ने बोला कि रुकिए, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपनीज एक्ट पे होते हैं जो बैंक कंपनी फॉर्मेट में है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हम खोलना चाहते हैं वो कंपनी फॉर्मेट में नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में है? फॉर द वेल बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सोसाइटी। तो हम आपकी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्यों माने? तो इस तरीके से ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है इसको चेंज कर फिर क्या कर दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को अमेंड कर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 क्यों बोला गया, ठीक है। तो इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को क्या कर दी? नरेट कर दी। तो आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं। अच्छा, अजय प्रसाद बोल रहे हैं गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। अच्छा, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरीके से एक्ट एक्चुअली इंडिया में पास होते हैं। वैसे तो शायद सबको पता होगा, अगर सबको पता है तो फटाफट से मेरे को कमेंट में बता दो एक्ट किस तरीके से पास होते हैं। एक्ट देखो हमेशा तीन पी के हिसाब से पास होते हैं। पहला आपका होता है प्रिपरेशन, पहला आपका क्या होता है? प्रिपरेशन। दूसरा आपका होता है प्रेजेंटेशन, दूसरा आपका क्या होता है? प्रेजेंटेशन। और तीसरा आपका होता है पासिंग, तीसरा आपका क्या होता है? पासिंग। सबसे पहले एक ड्राफ्ट पेपर बनाया जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक कमिटी बनाते हैं, उसमें ड्राफ्ट पेपर बनाया जाता है, ठीक है। ड्राफ्ट पेपर बनाने के बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में। लोकसभा में पास होने के बाद वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है, फिर वो पास होता है कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम चीज होती है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। अगर सब लोग उस पर मेजॉरिटी वोट्स दे देते हैं तो आगे उसको
पासिंग के लिए कहां पर भेज दिया जाता है? उसको पासिंग के लिए भेज दिया जाता है आपका प्रेसिडेंट के पास। कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट वहां पर क्या कर देता है? प्रेसिडेंट को वो शो कर दिया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को जिस दिन वो बिल शो कर देगा, जो ड्राफ्ट पेपर उन लोगों ने मेंटेन किया था, वो क्या होता है? बिल होता है। वो क्या होता है? बिल होता है। बिल जाता है लोकसभा राज्यसभा में, वहां से पास होकर वो जाता है कहां पर? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जिस दिन उस बिल के ऊपर अपना क्या कर देता है? सिग्नेचर कर देता है, उस दिन वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अच्छा, अब यहां तो बिल क्या हो गया? एक्ट बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है दिमाग में कि ये एक्ट जो बना है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कैसे कन्वे होगा? सिटीजन्स ऑफ इंडिया में कैसे पता चलेगा कि ये एक्ट आज पास हुआ है? तो इस एक्ट को ये जो पास होता है, ये जो एक्ट पास हुआ है, इसको एक गैजेट में पब्लिश किया जाता है। एक गैजेट में क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। और उस गैजेट का नाम आपका क्या है? ऑफिशियल गैजेट। उस गैजेट का नाम क्या है? ऑफिशियल गैजेट। जिस दिन वो एक्ट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है, उस दिन सरकार ये मान लेती है, गवर्नमेंट ये मान लेती है कि हमने अपनी बात को सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कन्वे कर दिया है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो ये आपकी मिस्टेक है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उस एक्ट को सिटीजन्स को कन्वे कर दिया है बाय द मीडियम ऑफ ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ये था अपना पूरा क्या ओवरव्यू कि किस तरीके से बैंक काम करते हैं और किस तरीके से ये एक्ट बनते हैं, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट सेशन में, आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में बैंक का फॉर्मेशन हुआ था इंडिया में। कौन सी पहली बैंक थी, कौन सी दूसरी थी, क्या क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, टिल आज तक 2020 तक आपके बैंक में क्या सिनेरियो है, और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स है अपन करंट डेट में उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। बात करेंगे, डिस्कशन लेंगे, डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे। तब तक एक बार फिर से कोई भी दिक्कत आती है किसी को भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। हम जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। होपफुली आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ।